प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें एनटीए अभ्यास टेस्ट में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे और वो क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं और बायोमॉलिक्यूल्स के लिए हैं। इन क्वेश्चन के ज़रिए तुम कुछ सीख सकोगे और आने वाले नीट के एग्ज़ाम्स में तुम बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं ज़रा ध्यान देना। जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के हैं और बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि नीट यूजी एनटीए अभ्यास टेस्ट में दे रखे हैं। एनटीए के अभ्यास टेस्ट में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए निकाले हैं, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में इन चारों में से कौन सा सही है। बीटी का मतलब तुम जानते ही हो, बीटी का तुम मतलब जानते ही हो, बी और टी। बी हो गया बैसिलस, बी बैसिलस के बी से आया है, और टी जो आया वो स्पीशीज के थ्यूरिन जिएंसिस, थ्यूरिन जिएंसिस, यह है बीटी टॉक्सिन। ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस के अंदर, और इस जीन की मदद से ये बैक्टीरिया सिक्रीट करता है बीटी टॉक्सिन। तो पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला देखो, बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन दी बैसिलस। एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में कहां रहता है बैसिलस में, ये तो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। तो ये तो गलत हो गया, ये हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, करेक्ट पूछ रहा, ध्यान रखना, ट्रू। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज। ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये ओवरीज में एंटर नहीं करता, ये इंसेक्ट यानी पेस्ट, ये इंसेक्ट यानी पेस्ट के इंटेस्टाइन में यानी गट में जाता है, ओवरीज में नहीं जाता। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, द कंसर्न्ड बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन। बैसिलस जो है ये बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस जो कि बीटी टॉक्सिन बनाता है, तो ये कह रहा है इस टॉक्सिन का एंटीटॉक्सिन भी इसके पास होता है। एंटीटॉक्सिन कहां होता है, ये टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सिक्रीट होता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट देखते हैं, द इनएक्टिव टॉक्सिन, the inactive protoxin gets converted into an active form in the insect gut। देखो बैसिलस ये बिल्कुल सही है, बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस जो बीटी टॉक्सिन सिक्रीट करता है, ये बीटी टॉक्सिन जीन को निकाल करके बीटी कॉटन के पौधे में लगाया गया। बीटी कॉटन प्लांट को जब ये कीड़ा खाता है तो बीटी टॉक्सिन उस कीड़े की आंत में जाता है, इंटेस्टाइन गट में जाता है और गट की वॉल में पोर कर देता है, छेद कर देता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। बैक्टीरिया इसे सिक्रीट करता है प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में, ये ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन में चारों में से सही है, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्डिंग बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड बेस इन pyrimidine न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूलिस। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल में क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में होता है शुगर और नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यहां पे क्या कह रहा है, द बॉन्डिंग बिटवीन डीऑक्सीराइबोज, यहां पे शुगर दे रखी है डीऑक्सीराइबोज एंड बेस दे रखा है pyrimidine। बेस क्या दे रखा है, pyrimidine में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है और प्यूरिन में 2 रिंग्स होती है, मालूम होगा तुमको, 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। तो ये कह रहा है इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, इनमें से सही करना है। शुगर में इसने डीऑक्सीराइबोज शुगर ले रखी है और नाइट्रोजनस बेस में इसने pyrimidine ले रखा है, ठीक। तो कैसी बॉन्डिंग होती है, तुमने पढ़ा होगा बेटा, डीएनए में शुगर है, पेंटो शुगर होती है डीएनए और आरएनए में, ये डीएनए की शुगर है, 5 कार्बन शुगर होती है, 1 2 3 4 और 5।
जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो शुगर की C1 से अटैच करते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस शुगर की C1 से अटैच करते हैं। तो अगर ये पिरिमिडीन है, अगर ये पायरिमिडीन है, अगर ये पायरिमिडीन है तो इसका N1 शुगर के C1 से, ये C1 है ना, पिरिमिडीन का N1 शुगर के C1 से जुड़ता है। और अगर ये नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन है, प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं, तो प्यूरिन का N9, प्यूरिन का N9 शुगर के C1 से चिपकता है। और बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड तुमको मालूम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्या है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा, शुगर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स केवल शुगर में नहीं होते, ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी मौजूद हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? शुगर का C1 और पिरिमिडीन का N1, तो 1-1- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हो गया? तो कौन सा लिंकेज हो गया? C1 का शुगर और N1 ऑफ प्यूरिन, ये आपस में अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर। और कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। डीएनए और आरएनए की शुगर में एक ही अंतर था, तुमको मालूम था, ये अलग से मैं बता रहा हूं। डीएनए की शुगर में यहां पर सेकंड कार्बन पर OH की जगह पे H होता है, जबकि आरएनए की शुगर में इस H की जगह पर OH होता है। डीएनए में H है सेकंड कार्बन पे, और आरएनए में H की जगह OH होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो गया तुम्हारा? शुगर कार्बन का कार्बन नंबर 1 शुगर का पिरिमिडीन के N1 से अटैच करता है, N1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following palindromic sequence is recognized by EcoR1? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा वो होते हैं जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम होते हैं। दे आर रेड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे देखो यहां GAATTC इधर से है और इधर से भी क्या है? GAATTC। तो ये पैलिंड्रोमिक है, ये सारे पैलिंड्रोमिक हैं। इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं कुछ एंजाइम, उन एंजाइम को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल ये दे रखा EcoR1, ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। EcoR1 कट लगाता है, EcoR1 जो है ये कट लगाता है, ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस है, ये कट लगाता है G और A के बीच में, बिटवीन G एंड A। तो आंसर तो ये सही हो गया पहला। दूसरा तीसरा चौथे भी जान लेते हैं। यहां पर C और G के बीच में कट लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी। C और G के बीच में कट लगाता है SMA1। SMA1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो किसके बीच में कट लगाता है? C एंड G के बीच में कट लगाता है। तो यहां पर देखो T और A के बीच में कट लगा रहा है। T और A के बीच में जो एंजाइम कट लगाता है वो SCA1 है, SCA1 है। ये कट लगाता है T एंड A के बीच में, T एंड A के बीच में, T एंड A के बीच में। चौथा देखो, ये G और G है, G और G के बीच में कट लगाता है BAMH1। BAMH1 जो कट लगाता है G और G के बीच में, BAMH1 कट लगाता है G एंड G के बीच में, G एंड G के बीच में। तो ये तुमने देखा, बाकी भी याद रखना। आंसर तो तुम्हारा हो गया EcoR1 किसके बीच में कट लगाता है? G और A के बीच में। बाकी भी तुम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आता है अ डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा डीएनए स्ट्रैंड सीधा इन्वॉल्व होता है सभी को बनाने में, एक को छोड़ करके। देखो अब देखो अनदर डीएनए, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, इसमें डीएनए स्ट्रैंड डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अरे डीएनए स्ट्रैंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है डीएनए से डीएनए बनने में, बिल्कुल सही है। डीएनए से डीएनए बनने में डीएनए के एक धागे से दूसरा धागा बनता है, तो यहां पर स्ट्रैंड डीएनए का धागा डायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्रोटीन सिंथेसिस में देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में पहले डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है यानी एमआरएनए, और उस एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, उस एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो यहां पर डीएनए सीधा तो प्रोटीन नहीं बना रहा है, डीएनए को आरएनए पर डिपेंड होना पड़ रहा है प्रोटीन बनाने के लिए। तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन।
तो यहां पर तुमने देखा यहां पर डीएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोटीन बनाने में। तीसरा देखते हैं ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। अरे डीएनए से जो भी आरएनए बनते हैं, डीएनए से जो भी आरएनए बनते हैं, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, ये सीधे डीएनए से बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। तो ये भी हो जाएगा, डीएनए से डायरेक्टली बनता है, टीआरएनए मॉलिक्यूल भी बनता है, एमआरएनए भी बनता है और राइबोसोमल आरएनए भी। तो आंसर क्या हो गया बेटा बताओ? डीएनए से डायरेक्टली कौन नहीं बन रहा है? प्रोटीन नहीं बनती। प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? पहले आरएनए बनेगा, पहले आरएनए। तो आंसर क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन ऑफ B2 vitamins has been increased to about 20,000 times in which of the following organism? पहले तो बेटा ये जानो B2 विटामिन क्या है? B2 है तुम्हारा राइबोफ्लेविन। क्या है ये है राइबोफ्लेविन। कह रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विटामिन B2 20,000 गुना तुम बना सकते हो। यानी सिंपल सवाल ऐसे समझो, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी मदद से तुम विटामिन B2 बहुत ज्यादा बना सकते हो? इसका आंसर बेटा एशबिया गॉसिपियाई। एशबिया गॉसिपियाई जो है ये एक तरह का फिलामेंटस ईस्ट है। ये कैसा ये है फिलामेंटस ईस्ट। ये है फिलामेंटस ईस्ट। एस्कोमाइसीट्स का है, एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है, एस्कोमाइसीट्स। ईस्चेरिशिया कोलाई ये तो एज ए कमेंसल रहता है हमारी याद के अंदर। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा होगा तुमने। ये करता क्या है? नाइट्रेट और नाइट्राइट को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेंस। चौथा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानियाई। इसको तुमने पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। और ये बैक्टीरिया स्विस चीज को बनाने में इस्तेमाल होता है। स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स पैदा करता है ये। तो ये क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या हो गया? विटामिन B2 को तुम बनाना चाहते हो, राइबोफ्लेविन को किस ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाओगे? एशबिया गॉसिपियाई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, विच मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने के लिए या पहुंचाने से पहले बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है ऐसे समझो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, प्लाज्मिड निकाल लिया बाहर, इस प्लाज्मिड के साथ तुमने जोड़ दिया कोई फॉरेन जीन को जोड़ दिया, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुम्हें बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाना है। मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा करके बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देना है, बदल देना है। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आसानी से नहीं जाएगा। पहले बैक्टीरिया को उस लायक बनाना पड़ेगा। उस लायक का मतलब कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए करते क्या है? कॉम्पिटेंट बनाने के लिए करते क्या है? ये जो बैक्टीरिया है इसको पहले ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट कैटाइंस, जैसे कैल्शियम वगैरह, इससे बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है। बैक्टीरिया को ट्रीट करने पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये पहुंच जाता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। फिर बैक्टीरिया को आइस पे रखते हैं, बर्फ पे। आइस पर रखने के बाद इसको हीट शॉक दिया जाता है। हीट करते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और फिर वापस से आइस पे रखते हैं। तो बैक्टीरिया के साथ बहुत ज्यादती की जाती है। पहले आइस पे रखते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, फिर आइस पे रखते हैं। तो ये इसकी मेम्ब्रेन में छेद बड़े बड़े हो जाते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। बैक्टीरिया के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाता है, पहुंच गया। तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो कोई इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन को हम इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके बैक्टीरिया में डाल रहे हैं।
तो बैक्टीरिया की सेल बदल जाएगी, वो इंसुलिन जीन उसके अंदर पहुंच जाएगा, वो बदल गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा कैसे? पहले बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कैल्शियम आयन या डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाएगा। फिर बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करते, आइस पे रखते हैं। आइस पे रखने के बाद 42 डिग्री हीट शॉक देते हैं, फिर आइस पे रखते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन के छेद काफी बड़े हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? इसमें ढूंढो बेटा, शुड इंक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो। शुड डिक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो। कॉम्पिटेंट का मतलब ये तो नहीं हुआ। इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एफिशिएंसी को बढ़ा देना जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, बैक्टीरिया सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए। तो ये आंसर सही हो गया। तो ये ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तभी जाएगा जब बैक्टीरिया को उस लायक यानी कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब ये होता है इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम। ठीक है, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन, विमेन कैसी है? विमेन है कलर ब्लाइंड। कह रहा कलर ब्लाइंड विमेन है, तो कलर ब्लाइंड विमेन का जीनोटाइप हो गया ये स्मॉल सी। इसकी शादी जो होती है एक नॉर्मल मैन से होती है, कैपिटल CY, ये नॉर्मल है, ये कलर ब्लाइंड है। देयर सन्स विल बी, इसके सन्स कैसे होंगे? सन कैसे होंगे? सन में XY होगा। देखो जितने भी सन्स होते हैं उनमें जो X क्रोमोसोम है वो मां से आता है, इधर से X आया और इधर से Y आया, ये सन होगा, ये हो गया XY। अब चूंकि ये X वाला क्रोमोसोम, ये इसमें देखोगे ये जीन जो है ये रिसेसिव कंडीशन में है। अब ये वाले से देखो, ये वाला X क्रोमोसोम मदर का ये Y क्रोमोसोम से ये कंबाइन करेगा, ये भी आएगा Xcy। तो देखा कि ये भी कलर ब्लाइंड होगा। ये मेल कैसा होगा? ये दोनों ही कैसे होंगे? ये दोनों ही कैसे होंगे? ये दोनों ही कलर ब्लाइंड होंगे। कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड। क्योंकि मेल में जो X क्रोमोसोम है वो मां से आता है और मां के दोनों ही X क्रोमोसोम कैसे हैं? ये रिसेसिव हैं। तो आंसर क्या होगा? सारे सन कैसे हो रहे हैं? सारे सन कैसे हो रहे हैं? ये कलर ब्लाइंड हो रहे हैं। सारे सन कैसे होंगे? ऑल कलर ब्लाइंड। ये पूछ रहा सन्स कैसे होंगे? ऑल कलर ब्लाइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमीन इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 60%, कह रहा एडेनिन और थाइमीन किसी डीएनए में, एडेनिन एंड थाइमीन किसी डीएनए में ये 60% है। कितने हैं? 60% है। देन द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए विल बी, इस डीएनए के अंदर ग्वानिन कितना होगा? अरे एडेनिन पेयर करता है थाइमीन से, एडेनिन पेयर करता है थाइमीन से, शरगाफ के रूल के अनुसार एडेनिन पेयर करता है थाइमीन से। तो जितना एडेनिन होगा 30% एडेनिन 30% थाइमीन, दोनों मिला के कितना है? 60% हो गया। ठीक, 60% जब एडेनिन थाइमीन है तो बाकी बचा क्या है? वो ग्वानिन और साइटोसिन है। और तुम जानते हो ग्वानिन किससे पेयर करता है? ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से। तो अब हमारे पास 60% तो हो गया एडेनिन और थाइमीन, 100 में से 60 घटाओ तो 40 बचा। 40% में ग्वानिन और साइटोसिन होगा। ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बराबर होते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो 40% जो बचा है यहां से 20% होगा ग्वानिन और 20% होगा साइटोसिन। तो ये ध्यान देना कि एडेनिन थाइमीन बराबर होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होते हैं। शरगाफ के नियम में जी चीज ध्यान रखना, शरगाफ का जो रूल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के लिए नहीं होता। डबल स्ट्रैंडेड में एडेनिन थाइमीन के बराबर होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा, क्योंकि आपस में पेयरिंग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ग्वानिन और साइटोसिन कितने होंगे? तो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ ग्वानिन, पूछ रहा है अमाउंट ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ग्वानिन कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 20% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर एंजाइम्स व्हिच, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कौन से एंजाइम्स होते हैं? देखो एंडोन्यूक्लियसेस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को बीच से काटते हैं। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है,
ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एक डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंटी पैरेलल होते हैं, तुम्हें मालूम है। अगर मान लो एक डीएनए के ऊपर इधर लगा है GAATTC, TTC, तो इधर क्या भी लगा है GAATTC, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस क्यों कहलाते हैं? ये एंडोन्यूक्लियस इसलिए कहलाते हैं, ये डीएनए के इंटरनल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक यहां से तोड़ेगा जी और ए के बीच में और जी और ए के बीच में। मान लो इको R1 हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ये डीएनए को बीच से काटते हैं, डीएनए किनारे से नहीं काट रहे। वो एंजाइम जो डीएनए को किनारे से काटते हैं, इधर से काट रहे हैं एक एक न्यूक्लियोटाइड, वो एक्सोन्यूक्लियस होंगे। वो क्या होंगे? एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ये डीएनए को बीच में कहीं काटेंगे, जैसे इको R1 डीएनए को यहां से काट रहा है जी और ए के बीच में, इस धागे को भी काटेगा और इस धागे को भी काटेगा। तो आंसर क्या हो गया? कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में काटते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स को काटते हैं। यह आंसर सही हो गया। रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज। ये तो अजीब सा, डीएनए लाइगेज की बाइंडिंग के लिए डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं, तो गलत हो गया। रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से इनका कोई मतलब नहीं है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। ये किनारे से न्यूक्लियोटाइड थोड़ी ना हटाते, ये एक्सोन्यूक्लियस थोड़ी ना है, ये एंडोन्यूक्लियस है। बीच में काटेंगे डीएनए को, डीएनए के बीच में जहां पे पैलिंड्रोमिक होंगे वहां पर काटते हैं डीएनए को, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काटेंगे, इधर से भी काटेंगे और इधर से भी काटेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। हैमर लिंक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटाबुलेरिया इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ। देखो, हैमर लिंक ने एसिटाबुलेरिया नाम की एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया था, और वो न्यूक्लियस के रोल को बताने के लिए, न्यूक्लियस का हेरिडिटी में क्या रोल होता है, यानी न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, ये बताने के लिए। एसिटाबुलेरिया जो एल्गी है, ये यूनिसेल्यूलर एल्गी है, और ये लार्जेस्ट यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। इस एक सेल की बनी होती है 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। ये एक सेल इसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। 3 पार्ट है इसके पास राइजोइड है, स्टॉक है और कैप है। ये कैप। एसिटाबुलेरिया की अलग अलग स्पीशीज बेटा पाई जाती हैं। एसिटाबुलेरिया की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, और अलग अलग स्पीशीज में जो कैप का शेप है वो अलग अलग होता है। मान लो एक स्पीशीज एसिटाबुलेरिया की है, दूसरी एक और स्पीशीज है एसिटाबुलेरिया की, उसके पास भी राइजोइड है, लेकिन उसके पास जो कैप है उसका शेप अलग है। ये कैप का शेप अलग है। अब हैमर लिंक ने किया क्या था? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो राइजोइड है यहां पर न्यूक्लियस पाया जाता है। एसिटाबुलेरिया का न्यूक्लियस कहां रहता है? ये राइजोइड में है। कहां पर है ये? राइजोइड। तो न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो कैप का शेप है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। इसने किया क्या था? इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से काट दिया, एक स्पीशीज के स्टॉक को काट दिया, और इसके स्टॉक को ला करके इसको यहां पर इसने ग्राफ्ट कर दिया, लगा दिया। एक स्पीशीज के स्टॉक को काट करके दूसरे स्पीशीज के ऊपर लाकर रख दिया। तो किसके बीच में एक्सचेंज किया था इसने? राइजोइड और स्टॉक के बीच में। इसका राइजोइड और इसका स्टॉक। लेकिन जो कैप ऊपर बनेगी वो जिसका न्यूक्लियस होगा सेकंड वाली का, उसी की तरह बनेगी। तो शेप ऑफ कैप डिपेंड्स ऑन दी न्यूक्लियस, और इसने एक्सचेंज किसके बीच में किया? राइजोइड और स्टॉक के बीच में किया। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आंसर हो गया इसका राइजोइड एंड स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रोसोफिला द एलील्स फॉर नॉर्मल ग्रे बॉडी कलर कैपिटल G इज डोमिनेंट टू द एबनी बॉडी स्मॉल g। यानी कैपिटल G ग्रे बॉडी के लिए, नॉर्मल ग्रे बॉडी, और स्मॉल g एबनी बॉडी के लिए है।
कैपिटल ग्रे बॉडी डोमिनेंट है और एबनी बॉडी रिसेसिव है। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द रिजल्ट्स ऑफ सेवरल क्रॉसेस। यहां पर काफी कई क्रॉसेस के ये कई क्रॉस कराए गए हैं और इसके रिजल्ट्स ये दे रखे हैं। तो कह रहा विच स्ट्रेन्स हैव द जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल जी। इनमें से कह रहा कि किस स्ट्रेन का जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल जी है। अब तुम्हें यहां पर चेक करना है इन 1 2 3 4 इनमें से कैपिटल जी स्मॉल जी कहां है। देखो अगर कैपिटल जी स्मॉल जी हम पहले वाले में रखेंगे, यहां स्मॉल जी है, तो ये एक तरह का तो टेस्ट क्रॉस हो गया और टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:1 आता है, लेकिन यहां तो ऑल ग्रे टाइप लिखा तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर हम रख करके देखते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी, यहां पर कैपिटल जी स्मॉल जी रख के देखते हैं, इसका क्रॉस स्मॉल जी से कराया गया, तो यहां ये भी एक तरह का टेस्ट क्रॉस हो गया। यहां भी रेशियो आना चाहिए 1:1, 1 ग्रे 1 एबनी। ये तो सही लग रहा है, ये ठीक है, 1:1 रेशियो आ गया, बिल्कुल सही है। तीसरे में कैपिटल जी स्मॉल जी रख करके देखते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी हमने यहां रखा और स्मॉल जी रखा, तो यहां एबनी ऑल एबनी कहां से आ जाएगा, ये एक तरह का टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट के बीच में कराया जाता है और रेशियो क्या आता है 1:1, 1:1 तो है नहीं, ये गलत हो गया। फिर अगर हमने यहां पर चौथे में कैपिटल जी स्मॉल जी रखा और इसका क्रॉस कराया कैपिटल जी स्मॉल जी से, तो ये 3 ग्रे आया और एक एबनी, ये तो सही है। अरे नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, दिस इज नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 का रेशियो क्या आता है 3:1, क्या आता है 3:1, ये मेंडल के प्रिंसिपल के हिसाब से। तो आंसर इसमें कौन कौन से सही हो गए, इसमें स्ट्रेन ये 2 वाला और स्ट्रेन 4, तो आंसर इसका हो गया 2 और 4, क्या हो गया स्ट्रेन 2 और 4, जहां पर कैपिटल जी स्मॉल जी रखा जा सकता है, तब ये रिजल्ट सही आएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा बायोपायरेसी मींस, देखो बायो का मतलब होता है बायोलॉजी से रिलेटेड, लिविंग से रिलेटेड। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। अक्सर तुमने देखा होगा किसी फिल्म की जो सीडी है वो उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही निकल आती है, ये पायरेसी है। क्या है ये पायरेसी। अगर यही पायरेसी बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो अगर मान ली कोई चीज तुमने पेटेंट करा ली, पेटेंट कराने के बाद बिना तुम्हारी परमिशन के कोई दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है बिना तुम्हें रॉयल्टी दिए हुए, तो ये बायोपायरेसी है। क्या है ये बायोपायरेसी, बिना आपकी इजाजत के वो इस्तेमाल कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये बायोपायरेसी है। तो आंसर क्या होगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, आपकी बिना इजाजत के आपका जो बायो रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो ये हो गया आपका बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब ये नहीं होगा यूज ऑफ बायो पेटेंट, यूज थोड़ी ना कर रहा है, केवल यूज करना थोड़ी ना, चोरी करना है, यूज करना नहीं है बायोपायरेसी। थेफ्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल की चोरी बायोपायरेसी थोड़ी ना है, प्लांट और एनिमल की चोरी बायोपायरेसी नहीं है। स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्सेज को स्टील कर लेना, चोरी कर लेना, ये थोड़ी ना। कोई भी बायो रिसोर्स है बिना आपकी इजाजत के, मान लो कोई चीज आपने पेटेंट करा ली है और आपकी बिना परमिशन के वो इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है उसे, ये है बायोपायरेसी। ये क्या है, दिस इज बायोपायरेसी। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर के इनमें से सही ढूंढना है बेटा, क्या है। पहला देखते हैं, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इस राइबोसोम की जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, एमआरएनए के संपर्क में आती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन, प्रोसेस ट्रांसलेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में कई एक स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन है, चेन इलॉन्गेशन है और चेन टर्मिनेशन है। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट यानी 30S, इससे आकर के मैसेंजर आरएनए चिपक जाता है, ये है मैसेंजर आरएनए, और बनता है एमआरएनए 30S कॉम्प्लेक्स, एमआरएनए 30S कॉम्प्लेक्स। ये चेन इनिशिएशन का पहला स्टेप है और ये सही है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है, एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब एमआरएनए के संपर्क में आती है,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाती है। पेप्टाइडेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो बाद की चीज है, बाद में जब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी तब बाद में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जब ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। यूटीआर्स कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, गलत है। कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, जिनसे प्रोटीन नहीं बनती, ये स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद में होते हैं। यहां पर तो बिटवीन लिख रखा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की एंड में क्या होता है, द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द इनिशिएशन कोडॉन। कह रहा रिलीज फैक्टर इनिशिएशन कोडॉन से बाइंड कर जाता है। अरे रिलीज फैक्टर इनिशिएशन कोडॉन से थोड़ी ना बाइंड कर जाएगा, रिलीज फैक्टर लास्ट में इनिशिएशन कोडॉन होता ही नहीं, लास्ट में स्टॉप कोडॉन होते हैं। लास्ट में क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन, और वो स्टॉप कोडॉन, तो यहां पर लिखा एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द इनिशिएशन कोडॉन। देखो जब ट्रांसलेशन समाप्त होता है तो रिलीज फैक्टर की मदद से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाती है। यहां पे इनिशिएशन कोडॉन का कोई रोल नहीं है, इनिशिएशन कोडॉन का कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आकर के चिपक जाती है मैसेंजर आरएनए से और बनाती है एमआरएनए 30S कॉम्प्लेक्स। पहला स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ द बेस सीक्वेंस इन वन चेन ऑफ डीएनए इज GCATG, व्हाट शैल बी द सीक्वेंस इन द रेप्लिकेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कह रहा अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पर सीक्वेंस ये लगा है तो जिससे जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा रेप्लिकेशन के बाद उस पे क्या सीक्वेंस होगा, तो बहुत इजी है। सी किससे पेयर करता है, सी किससे पेयर करता है, जी किससे पेयर करता है, सॉरी जी पेयर करता है सी से, सी किससे पेयर करता है, जी से, ए पेयर करता है टी से, टी पेयर करता है ए से, और जी पेयर करता है सी। तो जो इस वाले डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा उस पर सीक्वेंस होगा CGTAC, CGTAC, CGTAC यहां है मौजूद, तो ये वाला आंसर सही हो गया। तो एक स्ट्रैंड पर अगर सीक्वेंस GCATG लगा है तो रेप्लिकेशन के बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर क्या सीक्वेंस होगा, कॉपी कर लो, आ गया CGTAC, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है चूज द ऑप्शन दैट इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी पीसीआर मशीन में जो स्टेप्स होते हैं उनका सीक्वेंस क्या है। देखो पीसीआर जो मशीन है आजकल देख रहे होगे यहां पर कोरोना वायरस से फैला हुआ है, कोरोना जो टेस्ट हो रहा है वो भी पीसीआर मशीन की मदद से होता है, RT-PCR। तो पीसीआर मशीन करती क्या है, पीसीआर मशीन जरा सा भी डीएनए और आरएनए अगर मिल जाएगा तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देती है तुरंत, और वो डीएनए पकड़ा जाता है। अगर एक भी वायरस मिल गया तुम्हारे सैंपल के अंदर तो उसके आरएनए या डीएनए को पकड़ लेगी और उसकी ढेर सारी कॉपीज बना लेगी और उसको वो टेस्ट पॉजिटिव यानी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो पॉलीमरेज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इनमें स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है, इनमें स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले इस मशीन में तुमने देखा होगा एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पिंडॉर्फ ट्यूब, उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पिंडॉर्फ ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर ये पिंडॉर्फ ट्यूब है, एपेंडॉर्फ ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर हम लोग जो डीएनए जिसकी एम्पलीफाई कराना है, जिस डीएनए को एम्पलीफाई कराना है उस डीएनए को इस ट्यूब के अंदर ले लेते हैं, जिस डीएनए की संख्या को बढ़ाना है इस ट्यूब के अंदर ले लेते हैं और फिर इस ट्यूब को ले जाकर के एक मशीन के अंदर फिट कर देते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर करते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो सबसे पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डीनेचुरेशन। फिर टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री करते हैं। 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर करने पर होता क्या है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर करने पर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर आकर के चिपक जाते हैं प्राइमर्स, इस पे आके चिपक जाते हैं प्राइमर, इसको एनीलिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एनीलिंग। प्राइमर आकर के चिपक जाते हैं, इसे बोलते हैं एनीलिंग। फिर टेम्परेचर करते हैं हम लोग 72 डिग्री सेंटीग्रेड। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टैग पॉलीमरेज
एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो इन प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा और नया डीएनए बना देता है। ऐसे होता है, देखो ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, और देखो ये है तुम्हारा प्राइमर, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। नया डीएनए जो बनता है वो इस प्राइमर के आगे ये डीएनए नया बनता है, और डीएनए जो बनता है तुम जानते हो उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो ये प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है और नया डीएनए बना रहा है। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो तुमने देखा सबसे पहले 95 डिग्री सेंटीग्रेड किया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, डीनेचुरेशन। फिर टेम्परेचर के 50 से 60 डिग्री के बीच में प्राइमर्स आगे चिपक गए, एनीलिंग। फिर टेम्परेचर किया 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इन प्राइमर के आगे नया डीएनए बना देता है टैग पॉलीमरेज, जो एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है। तो टेम्परेचर को हम चेंज करके पीसीआर मशीन में हम डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। अभी यहां पर डीएनए के एक डीएनए मॉलिक्यूल था, अब यहां कितने हो गए? एक ही और एक ये दो, यानी एक साइकिल में 1 से 2 बन गए, 2 साइकिल में 2 से 4 बनेंगे। इस तरह से हम कई एक साइकिल चला करके हम बहुत सारे डीएनए की कॉपी बनाते हैं, इसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो पीसीआर मशीन का काम होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ये डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाती है, सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ा करके घटा करके। इसलिए पीसीआर मशीन को हम लोग थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हो रहा है कोविड-19 टेस्ट में। ये मशीन कोई भी जरा सा भी आरएनए और डीएनए हो उसको तुरंत पकड़ लेती है और उसकी ढेर सारी कॉपीज बना देगी, और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पकड़ में आ जाता है डीएनए की मदद से या आरएनए की मदद से। आगे देखते हैं द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण हैं, इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा ठीक से, या फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे जो कपल्स होते हैं उनमें करते क्या है कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कराते हैं बाहर, या टेस्ट ट्यूब में कह लो सिंपली। तो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन बाहर इन विट्रो कराया जाता है, और जो जाइगोट बन जाता है उसको इंप्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में। उसको कहां इंप्लांट कर देते हैं? यूट्रस में। तो आंसर क्या हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी में? टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट इट डेवलप्स इन दी यूट्रस। जो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया तुम्हारा टेस्ट ट्यूब के अंदर, और लेकिन इंप्लांटेशन जो जाइगोट है उसका इंप्लांटेशन या एम्ब्रियो उसका इंप्लांटेशन कहां हुआ? यूट्रस में जाकर के किया जाता है। तो आंसर ये हो गया सही। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन और केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। अरे तुम जानते हो, इससे पहले भी हमने बताया, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। इसके पास बीटी टॉक्सिन जीन होता है, इसकी मदद से ये प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। इस जीन को किया गया है, इस बैक्टीरिया से निकाल करके कॉटन की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके कॉटन के पौधे तैयार किए गए हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। तो बीटी कॉटन बनाया गया है। बीटी कॉटन की हर एक सेल के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन होता है, और इस जीन की मदद से यह पौधा सिक्रीट करता है बीटी टॉक्सिन। जब भी कोई कीड़ा इस पौधे को खाता है तो बीटी टॉक्सिन उसके इंटेस्टाइन में, गट में पहुंचता है। गट में एल्कलाइन पीएच होता है, क्योंकि एल्कलाइन पीएच में जो बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है, गट की वॉल में पोर्स कर देता है और कीड़े को मार देता है। तो आंसर क्या हो गया? ये कीड़े को मार रहा है, तो ये एक तरह का बीटी टॉक्सिन है। क्या? बीटी टॉक्सिन कीड़ों को किल कर रहा है। ये इंसेक्टिसाइड है। चूंकि इसकी ओरिजिन बैक्टीरिया यानी लिविंग बीइंग से है, तो ये बायो इंसेक्टिसाइड है। क्या है ये? बायो इंसेक्टिसाइड है ये, या एक तरह का केमिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। ये ध्यान रखना। तो आंसर हो गया बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द बॉडीज। हमारी बॉडी में एडीए कहां बनता है? एडीए क्या है? एडिनोसिन डीअमीनेज। ये एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीअमीनेज। ये हमारे लिम्फोसाइट से बनता है, लिम्फोसाइट से। ये बहुत से ऐसे
पेशेंट्स हैं जिनमें एडीए की कमी होती है, डेफिशिएंसी। एडीए जीन अगर खराब हो गया तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनता। तो ऐसे पेशेंट की जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। जीन थेरेपी की मदद से आगे कुछ सही किया गया है इसमें, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा यहां तक ही है, आगे बताएंगे कि एडीए हमारी बॉडी में कहां बनता है, लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट जो होती हैं इनके अंदर एडीए जीन एक्टिव है, वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की अगर कमी है, एब्सेंट है या, तो ऐसी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, फॉरेन एंटीजन को नहीं पहचानती हैं। तो करते क्या है, जीन थेरेपी किया जाता है, इसमें पेशेंट की लिम्फोसाइट को बाहर निकाल लिया जाता है, फंक्शनल एडीए जीन डाला जाता है लिम्फोसाइट के अंदर, फिर इन लिम्फोसाइट का कल्चर किया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है और वापस से लिम्फोसाइट को पेशेंट के ब्लड में डाल दिया जाता है और उसको सही किया जाता है पेशेंट को। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनका लाइफ स्पैन तो बहुत कम होता है, इसी वजह से बार बार ऐसे पेशेंट को लिम्फोसाइट चढ़ानी पड़ती है। तो आंसर क्या है, एडीए कहां बनता है, लिम्फोसाइट में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा इन ए मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सीड्स विद जीनोटाइप, ये सारे जीनोटाइप्स दे रखे हैं, इन F2 जनरेशन इज रेस्पेक्टिवली। इसको करने का आसान तरीका हम तुमको बताते हैं, शॉर्टकट है। देखो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो मेंडल का कोई भी सवाल आता तुम आसानी से कर पाओगे। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, देखो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। रेशियो क्या तो मालूम है, 1:2:1, ये रेशियो है। अब यहां पे डाइहाइब्रिड दे रखा है, डाइहाइब्रिड जो दे रखा है इसमें पूछा ये वाले ये और ये कितने कितने बनेंगे। पहला देखते हैं, पहला कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर ये इसके जैसा है, ये कितने बन रहे हैं, 2। स्मॉल वाई इसके जैसा है, ये कितने बन रहा है, 1। अब करना क्या है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, कैपिटल आर स्मॉल आर की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है ये 2 है, स्मॉल वाई की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 है। मोनोहाइब्रिड में तुमने देखा, क्योंकि डाइहाइब्रिड के अंदर 2 मोनोहाइब्रिड छिपे हुए हैं, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया, इसको मोनोहाइब्रिड मान लिया, इसको मोनोहाइब्रिड मान लिया। तो कैपिटल आर 2, स्मॉल वाई 1। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 2। और डाइहाइब्रिड में टोटल कितने होते हैं, 16 खाने होते हैं। तो 16 में से 2 पौधे ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 2। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी 4, 16 में से 4 पौधे ऐसे होंगे। तीसरा देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 2। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो 16 में से 2 पौधे ऐसे होंगे। लास्ट देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 2 और कैपिटल वाई ये इसके जैसा है, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो यह हो गया। आंसर में देखते हैं, पहला देखते हैं 2/16 दिख रहा है, फिर है 4/16 भी दिख रहा है, फिर 1/8। अरे 2/16 को तुम देखोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर 1/8 आ गया, ये भी सही है। और बाद वाले में भी 1/8 है, ये भी 2/16 को सिंप्लीफाई कर लो तो ये भी क्या आ गया, 1/8, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे कर ले जाना, मोनोहाइब्रिड की निकाल लेना और आपस में मल्टीप्लाई कर देना, डाइहाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी निकल आती है, क्योंकि डाइहाइब्रिड के अंदर 2 मोनोहाइब्रिड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। देखो हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी टाइप है। वो कैसा है,
हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी। हनी बीज में जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। हनी बीज में फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। फीमेल्स कैसी हैं? फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, और मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। मेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड है। फीमेल जो फीमेल गैमीट बनाती है वो मियोसिस से, फीमेल जो फीमेल गैमीट बनाती है वो मियोसिस से 2n का n हो जाएगा और n हो जाएगा। मेल जो है वो मेल गैमीट बनाता है माइटोसिस से, मेल जो है वो मेल गैमीट बनाता है माइटोसिस से, ये n। अब ये पूछ क्या रहा है? इन हनी बी द ड्रोन्स, मेल्स को कहते हैं ड्रोन्स, मेल्स को कहते हैं ड्रोन्स। कह रहा है ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ड्रोन्स कैसे बनते हैं? अब देखो, अगर फीमेल गैमीट मेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है तो ये 2n बन जाएगा। 2n का मतलब हो गया फीमेल। अगर ये अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट है, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के मेल बना देता है, मेल का मतलब ड्रोन, इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, तो मेल जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। किससे बनते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो मेल गैमीट से मेल नहीं बनते, इससे भी तो बन सकते थे लेकिन इससे नहीं बनते। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमीट के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, मेल में बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल को बनाने के लिए जरूरी हैं। तो यहां पर अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट से बनते हैं ड्रोन, मेल गैमीट से ड्रोन नहीं बनते, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनफर्टिलाइज्ड एग। आंसर क्या हो गया? अनफर्टिलाइज्ड एग्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में सारे हैं एक को छोड़ करके। अरे लास्ट वाला देखो, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा मुझे साफ साफ, लास्ट वाला साफ दिख रहा है। कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है पुराने ब्रीडिंग के तरीके। पुराने ब्रीडिंग के तरीके में होता क्या है? दो अलग अलग पौधे लेते हैं, और जैसे ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा है, इसके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर है, डिजायर्ड कैरेक्टर, ये हाई यील्डिंग है। कैसा है ये हाई यील्डिंग है, इसकी पैदावार ज्यादा है। दूसरा है ओराइजा नाइवेरा, ये चावल का एक पौधा दूसरा है, अलग स्पीशीज है, ओराइजा नाइवेरा। ये मान लो चावल का पौधा है, इसमें बीमारी नहीं लगती, ये डिजीज रेजिस्टेंट है। कैसा ये है डिजीज रेजिस्टेंट। तो पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में करते क्या थे? पुराने हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं कन्वेंशनल, परंपरागत पुराने तरीके, आज भी चलते हैं, आज भी कामयाब हैं। इनमें दो अलग अलग पौधों के अंदर दो अच्छे वाले कैरेक्टर हैं, उनके बीच में क्रॉस करा करके एक ऐसा हाइब्रिड पौधा तैयार करते हैं ओराइजा का, ओराइजा यानी चावल का एक ऐसा हाइब्रिड पौधा तैयार किया जिसमें दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं। दोनों कैरेक्टर का मतलब ये हाई यील्डिंग भी होगा और डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा। ये तो पुराने ब्रीडिंग के तरीके हैं जिनमें दो अलग अलग अच्छे पौधों में क्रॉस कराया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पुराने कन्वेंशनल तरीके हैं जिसमें ऐसा होता है। तो आंसर हो गया फोर्थ, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, डीएनए और आरएनए के सेगमेंट जिनके साथ रेडियो एक्टिविटी को जोड़ दिया गया है उन्हें क्या कहते हैं? अरे उन्हें कहते हैं प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे प्रोब। देखो प्रोब क्या होते हैं? प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं, ये प्रोब है। प्रोब क्या होते हैं? प्रोब डीएनए के हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, प्रोब हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके पर जो सीक्वेंस लगा है वो हमको मालूम है। मान लो इस पे सीक्वेंस लगा है 80, ये हमने सीक्वेंस लगा करके अब ये प्रोब तैयार किए हैं। तो इस प्रोब को कोई भी ऐसा डीएनए मिलेगा जहां पर टीए लगा है तो ये इससे चिपक जाएगा। तो प्रोब हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, चिपक जाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से, अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो प्रोब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पकड़ लेते हैं, इसलिए प्रोब्स को हम लोग पुलिसमैन भी कहते हैं। पुलिसमैन चोर को पकड़ता है और प्रोब्स पकड़ते हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को। प्रोब डीएनए के भी बनते हैं और आरएनए के भी होते हैं,
जिसपे जो सीक्वेंस लगा है वो हमको मालूम होता है, और इसके साथ अक्सर प्रोब के साथ रेडियो एक्टिविटी को जोड़ दिया जाता है। प्रोब के साथ हम लिंक कर देते हैं रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिविटी को लिंक कर दिया जाता है। तो जहां पर प्रोब हाइब्रिडाइज कर जाता है किसी भी डीएनए से, उतना हिस्सा एमिट करेगा रेडियो एक्टिविटी, ध्यान रखना। और इनकी मदद से, प्रोब की मदद से हम किसी डीएनए सेगमेंट को हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट से हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। या डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इनके साथ रेडियो एक्टिविटी को जोड़ा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ मैन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज, ठीक, इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। एक कलर ब्लाइंड मैन है, एक कलर ब्लाइंड मैन है, ये कलर ब्लाइंड मैन है, इसकी शादी हो जाती है एक ऐसी विमेन से जो कि नॉर्मल है। कैसी है? ये नॉर्मल है, और होमोजाइगस है। कैसी है? होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, इसके जो सन हैं, लड़के होंगे, वो कलर ब्लाइंड कितने होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे बच्चों के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? बच्चों के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो मां से आता है, मदर का होता है, और मदर का एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, तो ये दोनों ही मेल चाइल्ड कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे, ये कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। तो यहां पर सन कलर ब्लाइंड होने का चांस क्या हो गया? 0% है। क्या ये 0% है। नेक्स्ट देखते हैं, the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called, डीएनए का वो मॉलिक्यूल जिसके में हम अपने मतलब का कोई जीन जोड़ देते हैं, उस डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? उसे वेक्टर कहेंगे, जैसे प्लाज्मिड। उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर, जैसे प्लाज्मिड। अरे प्लाज्मिड डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके साथ हम लोग करते क्या हैं? इसके साथ फॉरेन डीएनए को हम लोग जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अपने मतलब का जीन इसके साथ जोड़ दिया, इसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया वेक्टर यानी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक तरह का वेक्टर है, ये फॉरेन जीन को कैरी करता है। जैसे मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, तो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है, क्योंकि ये फॉरेन जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है, और बन जाता है, दो तरह का डीएनए जुड़ गया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भेजते हैं, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ये सब पहले क्वेश्चंस में बताया हमने तुम्हें। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट में इंसुलिन जीन वगैरह हो सकता है, तो आंसर क्या हो गया? वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन नेगेटिव ओपरॉन, नेगेटिव ओपरॉन में होता क्या है? देखो ओपरॉन दो तरीके से कंट्रोल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने पिछले लेक्चर्स में समझाया, लेक्चर लैक ओपरॉन का देख लेना जाके। इसमें हमने तुमको बताया था लैक ओपरॉन में जो रेगुलेटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन यानी लैक आई, ये रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर। लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आती है और रिप्रेसर से कंबाइन कर जाती है। लैक्टोज को हम लोग कहते हैं इंड्यूसर, ये है इंड्यूसर। इंड्यूसर यानी लैक्टोज रिप्रेसर के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है। रिप्रेसर एक्टिव से हो जाता है इनएक्टिव, एक्टिव से हो जाता है इनएक्टिव, और जाके किससे बाइंड नहीं कर पाता? ये जाके बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। हमने तुमको बताया था, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स बताए थे। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्रमोटर से चिपका है, ये इधर मूव कर जाता है और स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। तीनों अपना अपना एंजाइम बना देते हैं और लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहां पर इंड्यूसर आके रिप्रेसर्स के साथ बाइंड कर जाता है। तो नेगेटिव ओपरॉन में इंड्यूसर बाइंड्स विद दी
रिप्रेसर, इंड्यूसर बाइंड्स विद दी रिप्रेसर, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। अरे पैलिंड्रोमिक हमने इससे पहले बताया, जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर एक जैसे सीक्वेंस होते हैं उनको हम पैलिंड्रोमिक कहते हैं। दे आर रेड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस वाले को देखते हैं, GAATTC इधर से है, बिल्कुल सही है। इधर देखें, GAATTC ये भी सही है, तो पैलिंड्रोमिक है। बाकी पैलिंड्रोमिक नहीं है। CCAATG, CCTA हो गया, गड़बड़ हो गया। इधर देखो CATTAG, CAAT हो गया, TA की जगह AT हो गया, गड़बड़। GATACC, GATA होना चाहिए, AT है, ये भी गड़बड़। तो पैलिंड्रोमिक पहले वाला है, इधर से और इधर से पढ़ने पर बिल्कुल सेम है। आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ डीएनए सीक्वेंस एंड द डीएनए एज्यूम्स अ सैडल लाइक स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट। कह रहा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम डीएनए के जिस सीक्वेंस से जाकर के चिपकता है तो वो सीक्वेंस सैडल लाइक, घोड़े की काठी जैसा हो जाता है उस जगह पे। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, वो सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इसको समझने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा। पहले ये जानो कि प्रमोटर क्या है। देखो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मान लो ये डीएनए है, ये है डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाता है और डीएनए के एक पार्ट से जाके चिपक जाता है। ये सिग्मा फैक्टर के साथ जाता है, तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम डीएनए के जिस पार्ट से चिपकता है उस पार्ट को प्रमोटर कहते हैं। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रमोटर कहते हैं। अब ये एंजाइम प्रमोटर पे कहां पे चिपकेगा, ये यहां पे चिपकेगा या यहां पे चिपकेगा, कहां पे चिपकेगा, इसको डिसाइड करता है सिग्मा फैक्टर। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहां पर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीएनए कह रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ डीएनए सीक्वेंस। ये एंजाइम डीएनए के सीक्वेंस से जहां बाइंड करता है वहां पर वो सैडल लाइक हो जाता है, घोड़े की काठी जैसा। वहां पर कौन सा सीक्वेंस लगा होता है जो सैडल लाइक हो जाता है। देखो ज्यादातर प्रोकैरियोट्स के डीएनए की जो कॉमन प्रमोटर साइट है, ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर पे कुछ कॉमन प्रमोटर साइट्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स की जो सबसे कॉमन प्रमोटर साइट है वो प्रिब्नो बॉक्स है। यहां पर क्या है, प्रिब्नो बॉक्स। यहां पर जो सीक्वेंस लगे रहते हैं TAT लगा रहता है, ये सीक्वेंस है यहां पर। तो ज्यादातर प्रोकैरियोट में सबसे कॉमन प्रमोटर साइट है जो कंजर्व रहती है, यानी इवोल्यूशन हुआ और ये बनी रह गई है। ज्यादातर बैक्टीरिया के प्रमोटर पे दिखाई पड़ते हैं ये सीक्वेंस TAT, इसको कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स, ये दिखाई पड़ती है। यूकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स नहीं होता। और यूकैरियोट की सबसे कॉमन प्रमोटर साइट है टाटा हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स कह लो। टाटा का मतलब थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन। जहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चिपकता है वहां पर क्या लगा होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन ये लगा होता है। ये सबसे कॉमन प्रमोटर साइट है। जब ये चिपकता है और ये सैडल लाइक होती है, कैसी होती है ये सैडल लाइक दिखाई पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में सबसे कॉमन प्रमोटर साइट है वो है प्रिब्नो बॉक्स। यहां पर कौन सा सीक्वेंस लगा है, TAT, 6 बेस पेयर है, 6 बेसिस का है। और ज्यादातर यूकैरियोट्स के अंदर कॉमन प्रमोटर साइट है टाटा हॉगनेस बॉक्स कहते हैं या टाटा बॉक्स कहते हैं। यहां पे लगा TA, इसकी जगह पर क्या लगा है, यूकैरियोट्स में TATA, और यहीं पर जाकर के चिपकता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये सैडल लाइक है, कैसी है ये सैडल लाइक है, घोड़े की काठी जैसी दिखती है। ये पार्ट ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन प्रमोटर साइट इन प्रोकैरियोट्स प्रिब्नो बॉक्स, मोस्ट कॉमन प्रमोटर साइट इन यूकैरियोट्स टाटा बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सस्पेक्ट वुड यू चार्ज विद द क्राइम।
देखो एक क्रिमिनल पकड़ा गया है और उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया, दो आदमी पकड़े गए, सॉरी दो सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, उनके डीएनए फिंगरप्रिंट बनाए गए हैं। पहला सस्पेक्ट 1 है और फिर दूसरा सस्पेक्ट 2 है। और जहां पे क्राइम हुआ था, मर्डर हुआ था सपोज करो, वहां पर जो डीएनए मिला था हमको, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ये है, ठीक है। क्राइम सीन का सैंपल ये है, क्राइम सीन का सैंपल ये है। तो कह रहा विच सस्पेक्ट वुड यू चार्ज विद द क्राइम, इन दोनों में से कौन है जिसने ये मर्डर किया है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंट जिसका मैच कर रहा होगा, जो क्राइम पे मान लो मर्डर हुआ उस जगह पर कुछ ब्लड की ड्रॉप्स छूट गई क्रिमिनल की जिसने मर्डर किया, उस ब्लड की ड्रॉप्स के अंदर से डीएनए निकाला गया और उस डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया गया, ठीक। एक डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया हमने। ये दो आदमी पकड़े गए हैं, वो सस्पेक्ट हैं कि इन दोनों में से किसी ने मर्डर किया है, उनका भी डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया गया, इसका और इसका। इन दोनों में से किसका मैच कर रहा है इससे, इस वाले से। ये वाला देखो, ये बैंड सेम है, ये बैंड सेम है, ये बैंड सेम है। इस वाले के बैंड इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इस वाले के बैंड इससे मैच कर रहे हैं। तो जो सस्पेक्ट 2 है ये एक्चुअल में क्रिमिनल है, क्योंकि इसके बैंड्स जो सैंपल मिला था क्राइम सीन पर, उसके डीएनए फिंगरप्रिंट से ये मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सस्पेक्ट 2, ओनली सस्पेक्ट 2, ओनली सस्पेक्ट 2। ये तो विक्टिम है जिसका मर्डर हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को लेकर के कौन सा इन चारों में से गलत है। ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis आर स्प्रेड ऑन इट्स वल्नरेबल लीव्स। जो कह रहा है कि बैसिलस thuringiensis के जो स्पोर हैं, जो पत्तियां खराब हो रही हैं, जो गड़बड़ हो रही हैं, उन पे छिड़क दिए जाते हैं। उन पे कहां छिड़क देंगे भाई, ये तो गलत है। हमें अच्छी पत्तियों को बनाना है, बचाना है, ये गलत है। इट रिलीजेस टॉक्सिन दैट कॉजेज स्वेलिंग इन द गट ऑफ इंटेस्टाइन दैट इंजेस्ट इट्स लीफ। जिस कीड़े ने पत्तियों को खा लिया है, तो पत्तियों के साथ बीटी टॉक्सिन उसकी गट में चला गया, गट के अंदर अल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद गट की वॉल में छेद कर देगा और कीड़ा मारा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। बीटी टॉक्सिन इसकी हर एक सेल के अंदर, बीटी कॉटन इसकी हर एक सेल के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन है। ये एक तरह का ट्रांसजेनिक प्लांट है। क्या ये ट्रांसजेनिक प्लांट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, सही है। क्राई1AC, देखो बीटी टॉक्सिन जीन को हम लोग कहते हैं क्राइजीन, बीटी टॉक्सिन को हम लोग कहते हैं क्राइजीन। तो अलग अलग तरह के बीटी टॉक्सिन होते हैं, अलग अलग तरह के बीटी टॉक्सिन होते हैं और उनको बनाने के लिए अलग अलग तरह के क्राइजीन होते हैं। देखो जब जीन लिखा जाता है तो हमेशा सारे लेटर स्मॉल होते हैं, सारे लेटर स्मॉल हैं, ये जीन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको हम C कैपिटल कर दें और R ऐसे, तो ये प्रोटीन हो जाएगा, क्राई प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब टॉक्सिन हो गया ये। तो अलग अलग तरह के बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं जो अलग अलग तरह के कीड़ों को मारने के लिए होते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन को हम लोग कहते हैं क्राइजीन, तीनों लेटर स्मॉल से लिखे जाते हैं। बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक प्लांट है, सही है। फिर है क्राई1AC एंड क्राई2AB। क्राई1AC और क्राई2AB जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू मेक देम रेजिस्टेंट अगेंस्ट बॉलवर्म, सही है। क्राई1AC और क्राई2AB ये कौन से कीड़ों को मारने के लिए हैं, ये कॉटन बॉलवर्म को मारने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, टू मेक देम रेजिस्टेंट। तो कॉटन बॉलवर्म से अगर कॉटन को बनाना है तो ये वाले जीन कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं, कॉटन सेल के अंदर डाले जाते हैं, ठीक। एक होता है क्राई1AB, क्राई1AB जीन जो होता है क्राई1AB, ये कॉर्न बोरर, भुट्टे के पौधे में छेद कर देता है कॉर्न बोरर। इस कीड़े को मारने के लिए ये वाला जीन इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस जीन को हम लगाएंगे कॉर्न प्लांट के अंदर तो कॉर्न का पौधा कॉर्न बोरर नाम के कीड़े से बच जाएगा। ये भी सही है। आंसर क्या गलत हो गया, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर्स इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के इनमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं।
इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो पॉलीजेनिक को रिप्रेजेंट करता है? अब देखो, ह्यूमन आई कलर एंड सिकल सेल एनीमिया, यहां से ऐसे पकड़ लो, सिकल सेल एनीमिया तो प्लियोट्रॉपिक है, कैसा ही है? सिकल सेल एनीमिया है प्लियोट्रॉपिक, ये पॉलीजेनिक का है। प्लियोट्रॉपिक का मतलब वन जीन मैनी कैरेक्टर, मैनी कैरेक्टर्स, एक जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को बताता है। सिकल सेल एनीमिया का जीन जो है ये प्लियोट्रॉपिक है, ये तो हो नहीं सकता, दोनों पॉलीजेनिक नहीं है। हियर पिगमेंट ऑफ माउस, ये एपिस्टैटिक होता है, और टंग रोलिंग इन ह्यूमन, ये नॉर्मल डोमिनेंट जीन की वजह से टंग रोलिंग होती है, दो तरह की टंग रोलिंग होती है नॉर्मल डोमिनेंट जीन की वजह से। तो ये एपिस्टैटिक जीन है इधर, अगाउटी एंड ग्रे एपिस्टैटिक जीन, तो ये भी नहीं होगा, ये पॉलीजेनिक नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ये मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलेलिज्म। एक जीन के जब एक से दो से ज्यादा एलील होते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। ऐसा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। अरे ह्यूमन हाइट और स्किन कलर, ये दोनों ही पॉलीजेनिक है। पॉलीजेनिक का मतलब तुम जान रहे हो, मैनी जीन्स वन कैरेक्टर, मैनी जीन्स वन कैरेक्टर, ये पॉलीजेनिक है। तो ह्यूमन हाइट और स्किन कलर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल होते हैं। इन हाइट के लिए भी कई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए भी कई एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर हो गया ये डी।